वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 94 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 94 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ और फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। 3 से 4, 5, 6 सेकंड का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है? कई बार बताया होगा टेस्ट सीरीज में। देखिए, अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को, स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं उनको रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। 5 प्रकार के रिट हैं, कई बार बताया। संविधान का अनुच्छेद 32 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले डैश घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। कितना समय है वो? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 48। देखिए, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जो है फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों का कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? जो भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है तो उनमें से कौन सा चुनाव वो नहीं करवाता है? प्रश्न कहना चाह रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाएं, या ये सभी के सभी चुनाव नहीं करवाता भारत का निर्वाचन आयोग? भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लेकिन राज्य की पंचायतें एवं नगर पालिका का चुनाव जो है वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। तो उपरोक्त डी वाला आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग, वो था 73वां और 74वां। राज्य चुनाव आयोग जो है किस किस के चुनाव कराता है? निगमों के, नगर पालिकाओं के, जिला पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के और अन्य स्थानीय निकायों के और पंचायत समितियों के चुनाव कराता है ये। ठीक है। राज्य का निर्वाचन आयोग जो है भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है, और भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य की विधायिकाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। यानी वो संसद के, राज्य विधायिकाओं के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 141, 223, 127 या 144? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 141। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, और यह संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून के प्रेक्षों का निर्णय लेने के लिए अंतिम न्यायिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की अवधारणा का स्रोत है क्या? स्पेनिश संविधान, ब्रिटिश संविधान, रूसी संविधान या कनाडा का संविधान? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा का जो स्रोत है वो है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। स्पेन से आया सबसे पहले, स्पेन में, स्पेन से गया आयरलैंड में, और आयरलैंड से लिया गया भारत में। देखिए, पृष्ठभूमि इसकी देखें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, की अवधारणा का स्रोत जो है वो स्पेनिश संविधान है।
जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया। और भारत में राज्य के नीति निषेध तत्व की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। तो सबसे पहले स्पेन, स्पेन से आयरलैंड, आयरलैंड से भारत। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निषेध तत्व जो है शामिल है। और भारत का संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। और इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। और निदेशक सिद्धांत जो है सकारात्मक निर्देश हैं और ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल, जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं वो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, केवल मौलिक अधिकार कानून द्वारा परिवर्तनीय है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तो फिलहाल करेक्ट है इसका आंसर 1 2 3। यदि आप राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो जो है आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, ठीक है, लेकिन संसद दंडित कर सकती है आपको। कानून में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निदेशक सिद्धांतों को संसद नहीं, राज्य दंडित कर सकता है। निदेशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डीपीएसपी की बात हो रही है, यहाँ पर भी राज्य के निदेशक सिद्धांतों की बात हो रही है। ये निर्देश निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत नहीं है। देखिए, जो हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर जो है अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, अब इन्हीं को जो है 3 भागों में बांट दिया है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। लेकिन प्राकृतिक सिद्धांत जैसा कुछ नहीं है। फिर इनमें भी अंदर करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का वर्णन देखें तो निदेशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और ये निम्नलिखित रूप में जो है वर्गीकृत हैं। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं गांधीवादी सिद्धांत। या कुछ 4 दे देगा, 3-4, उनमें से बताएगा कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत है, इसमें कौन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास निहित है किसमें? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में। मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, दोनों में। सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। मौलिक अधिकारों में तो कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मौलिक कर्तव्यों में कुछ नहीं है। यह है राज्य के नीति सिद्धांतों में, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, और आर्टिकल 43 है, ये आर्टिकल 43 है, उन्हीं में से 36 से लेकर 51 के बीच में 43 है। उसमें लिखा है राज्य जो है सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कौन सा राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? जैसा कि ऊपर बात हो रही थी, 36 से 51 में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है। अब इन्हीं को 3 भागों में बांट दिया गया है। गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये कहना चाह रहा है। देखिए, तो इसमें पहला है, ए में है, राज्य ग्राम पंचायतों को सुशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो गांधी जी ग्राम पंचायतों के ऊपर बात किया उन्होंने, तो ये हो सकता है गांधीवादी सिद्धांत। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योगों की बात करते हैं गांधी जी, ये हो सकता है गांधीवादी सिद्धांत। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसके लिए भी है गांधी जी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये नहीं है, ये एक समाजवादी सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और ये ऐसा कहाँ लिखा है? आर्टिकल 43 यानी अनुच्छेद 43 के ए में ये वर्णित है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और यह राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत क्या है? एक समाजवादी सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन या
61वां संविधान संशोधन भाग 4 की बात कर रहा है, यानी राज्य के नीति नैतिक सिद्धांतों की बात कर रहा है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? आर्टिकल 42 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य के नीति नैतिक सिद्धांतों में नए सिद्धांत जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। जैसे कि 43 पहले से ही था, तो 43 का ए जोड़ दिया। 39 पहले था, 39 का ए। 48 होगा, 48 का ए। तो ये शामिल किया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 39 के में क्या डाला गया? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है। अनुच्छेद 43 के ए में डाला है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और अनुच्छेद 48 ए में डाला है पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। और इनको पूछ लेते हैं क्योंकि ये बाद में जोड़े गए। और किससे जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया? यह है 86वां संविधान संशोधन। तो वर्ष 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, और इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स बना दिया, यानी मौलिक अधिकार बना दिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? किसने? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 इसका आंसर है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला देखें जो हुआ था 1967 में। फिर इसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का। तो गोलकनाथ मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह शंकरी प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करें 1973, तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामला जो हुआ था 1967 में, यानी इसका कि अपने फैसले को खारिज कर दिया। जो इसमें फैसला दिया था उसको खारिज करते हुए घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती। और इस प्रकार हुआ क्या? संपत्ति का अधिकार जो कि आता था कभी अनुच्छेद 31 में, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1956, खनन और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है, आरओ में भी पूछता है और पीसीएस में भी पूछता है। इसमें सही सम्मिलित जो है वो पहला वाला नहीं होगा, 1956 की जगह होना चाहिए 1976। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब? 1976 में, ना कि 1956 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये हो क्या रहा है? ये हो गई है प्रिंटिंग मिस्टेक। फर्स्ट वाले पे याद रखिए आप। किस संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 14 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया? कौन सा है वो? 44वां, 74वां, 52वां या 73वां? पंचायतों की बात तो नहीं हो रही? पंचायत से रिलेटेड तो नहीं है तो ये राज्य का नीति नैतिक सिद्धांत। कौन सा होना चाहिए इसमें? पहला ही होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया और देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम निम्नलिखित में से कब अधिनियमित किया गया? वर्ष 1958, 1975, 1986 या सन 2000? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम जो है वो अधिनियमित किया गया कब? 1958, 1958 में। तो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व
स्थल व अवशेष अधिनियम वर्ष 1958 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है सारे ये। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रोजेक्ट हाथी अधिनियम 1973। देखिए पता भी होगा आपको, प्रोजेक्ट हाथी अधिनियम जो है 1992 का है, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर रहा है। 1973 1973 का है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973, रुकिए क्या हो गया ये, 1992, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये सभी सही सुमेलित हैं। बिल्कुल, ये सभी तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? भारत का संविधान 6 मूल अधिकार प्रदान करता है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 32 में निहित है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। बिल्कुल, इसी को तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 32 में थोड़ी, ये गलत है, सी गलत है। देखिए संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक पूरे के पूरे मूल अधिकार हैं आपके, ठीक है। और भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन कौन से हैं वो 6 मौलिक अधिकार? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29-30 में, ना कि 32 में, इसलिए गलत है सी वाला स्टेटमेंट। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसी को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल था, ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन में देखा भी होगा। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया है और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो कहाँ डाला है? ये 300 के काम में डाला है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और संपत्ति रखने का अधिकार अब एक लीगल राइट है, ना कि संवैधानिक अधिकार। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां शून्य होंगी और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को तो प्राप्त है किंतु उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। देखिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। सही बताना है तो ए सही है, तो हटा दीजिए 2 को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां जो हैं वो शून्य होगी, ठीक है। यानी आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई भी संसद द्वारा बनाया गया कानून हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर देगा, मतलब उसका खंडन कर देगा, ऐसे कानून को हटा देगा। और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के भी पास है अनुच्छेद 32 के तहत, और राज्य के हाई कोर्ट के भी पास है 226 के तहत, क्योंकि रिट जारी करने की शक्ति है दोनों के तहत। तो इसलिए ए है इसका आंसर, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको बताया है कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अधिकार हैं ये केवल भारतीयों के पास हैं। इसके अलावा जितने भी बचे, जितने भी मतलब 12 से 35 के बीच में जितने भी हैं वो भारत के नागरिकों के पास भी हैं और विदेशियों के पास भी हैं। तो कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये तो 24 है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 29-30 की बात हो रही है, तो ये केवल
भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, तो यही आंसर है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण विदेशी को भी है, भारतीयों को भी है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीयों को भी है, विदेशियों को भी है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये वाला नहीं है। देखिए, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, उनके देखें हम, तो वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, ये केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है। और बाकी अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के जो 6 मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 19 में, वो भी केवल भारतीयों के लिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों के लिए। धर्म, मूल, वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों के लिए। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण केवल भारतीयों के लिए। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, और बहुत पूछे जाते हैं ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, आर ओ की भी और UPPCS की भी। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।